स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ रिएक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को, और जिन डिवाइसेस की मदद से हम इन्हीं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं, उन्हीं रिएक्टर्स का अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उन रिएक्टर्स के फ़वाइद क्या हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इनका यूज़ आ जाता है वो इनका होता है कि ये बहुत अच्छी सोर्स होते हैं ग्रेट पावर के। ठीक है, सोर्स ऑफ ग्रेट पावर। इन रिएक्टर्स को यूज़ करते हुए हम बहुत बड़ी तादाद में पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पावर गेन कर सकते हैं इनके थ्रू। और इसकी मिसाल हम देखते हैं कराची में, जहाँ पे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसे कैनोप भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे कैनोप भी कहा जाता है। और यहाँ पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सुनिए, इसी तरह से जो हमारे पास रिएक्टर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स जो कि समंदरों में चलती हैं, उनके पावर का भी बायस बनते हैं यही रिएक्टर्स। और इसी तरह से जो सब मैरीन्स होती हैं जो कि समंदर के अंदर मौजूद होती हैं, उनके पावर का भी जो जरिया होते हैं वो यही रिएक्टर्स होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दूसरा यूज़ आ जाता है इन रिएक्टर्स का, वो ये होता है कि इन रिएक्टर्स के थ्रू हम न्यूट्रॉन्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम इनके थ्रू न्यूट्रॉन्स हासिल कर सकते हैं, जो कि रिसर्च करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से कोई न्यूक्लियर स्टडीज़ होती हैं, उनके अंदर इनकी काफ़ी अहमियत होती है, तो इन रिएक्टर्स के थ्रू हम न्यूट्रॉन्स को हासिल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू हम इजीली स्टडी कर पाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर पाते हैं, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, यानी कि जो हम न्यूट्रॉन्स हासिल करते हैं रिएक्टर्स के थ्रू, उनके थ्रू हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बहुत इजीली स्टडी कर पाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो रिएक्टर्स का थर्ड हमारे पास यूज़ आता है, वो ये आता है कि जो रिएक्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स को बनाने में काम करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल, यहाँ इसकी स्पेलिंग दोबारा हम ठीक से लिख लेते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टर्स हैं, इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर, यहाँ पे हम देखते हैं कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो सुनिए, यहाँ पे रेडियो से मुराद ये है कि ये जो आइसोटोप्स होंगे ये रेडियो एक्टिव भी होंगे। तो रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करने के बाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव भी हों और आइसोटोप्स भी कहलाते हों, अगर वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते तो उन्हें आर्टिफिशियली रेडियो आइसोटोप्स बनाया जा सकता है। तो रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ऐसे एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं इनके बहुत यूजेस होते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूज़ में आते हैं, फिर मेडिकल में डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, थेरेपीज में यूज़ किए जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी इनका बहुत काम होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो ट्रेसर आइसोटोप टेक्निक्स हैं, ठीक है, ट्रेसर आइसोटोप टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के पाथ को देखता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास ट्रेसर आइसोटोप्स होते हैं, इनके थ्रू देखा जाता है कि किसी प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास ट्रेसर आइसोटोप्स होते हैं वो भी इन्हीं रिएक्टर्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। और ये जो हमारे पास ट्रेसर आइसोटोप टेक्निक्स हैं, ये बहुत से प्रोसेसेस में यूज़ की जाती हैं जो कि बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और आर्कियोलॉजी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस में फ़ायदेमंद रहती हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिएक्टर्स होते हैं उनका जो हमारे पास फोर्थ यूज़ आ जाता है
वो ये होता है कि जो हमारे पास रिएक्टर्स हैं उनकी मदद से ऐसे मटेरियल्स जो कि नॉन फिजनेबल हों, ठीक है, जो कि नॉन फिजनेबल हों, जो कि नॉन फिजनेबल हों मगर फर्टाइल हों, ठीक है, मगर फर्टाइल हों, उनको इन वेक्टर्स की मदद से फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्टाइल से मुराद ये है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फिजन प्रोसेस ना हो सकता हो लेकिन उसमें ये एबिलिटी हो कि उसे फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता हो। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास थोरियम, ठीक है, थोरियम एक एलिमेंट होता है जिसका हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो होता है 232, ठीक है। वो नॉन फिजनेबल मटेरियल होता है, यानी कि उसके अंदर फिजन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन ये चूंकि फर्टाइल मटेरियल होता है इसलिए कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में, ठीक है, यानी कि ऐसा यूरेनियम जिसका जो एटॉमिक मास है वो 233 हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूरेनियम 233 हमारे पास आता है मटेरियल, ये फिजनेबल होता है, यानी कि इसके अंदर फिजन का प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास आती है यूरेनियम 234 की, ठीक है, यूरेनियम 234 की एग्जांपल आती है जो कि कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 235 में, जहाँ पे जो यूरेनियम 235 है ये हमारे पास फिर फिजनेबल मटेरियल आ जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यूरेनियम 238, ठीक है, एक फर्टाइल मटेरियल है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है प्लूटोनियम में, ठीक है, प्लूटोनियम 239 में, जो कि फिर से एक फिजनेबल मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर फिजन का प्रोसेस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के यूजर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।